हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल वंश। इतिहास का बहुत ही मोस्ट कर सकते हैं टॉपिक है ये मुगल वंश। मुगल वंश दोस्तों 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक, यानी दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक शासन रहा इस मुगल वंश का। इन्हीं के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मुगल वंश की नींव किसने रखी, मुगल वास्तव में थे कहाँ के, वो भारत में किस तरीके से प्रवेश किए और मुगल वंश में कौन कौन से वो महान राजा हुए जो आज हम लोग उन्हें कह सकते हैं याद करते हैं या उनके विषय में पढ़ करके कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों मुगल वंश। दोस्तों, मुगल वंश 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक शासन किया, यानी दिल्ली पर सर्वाधिक जो वंश ने शासन किया वो दोस्तों वो मुगल ही थे। मुगल के तुरंत बाद दोस्तों इंग्लैंड के लोग यानी ब्रिटेन के लोग आ गए, वहीं से राजशाही कह सकते हैं वहां की मुगल वंश की समाप्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं मुगल वंश के दोस्तों जो संस्थापक हैं वो है बाबर। बाबर का दोस्तों पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म दोस्तों 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान के फरगना नामक स्थान पे हुआ। फरगना दोस्तों छोटा सा एक साम्राज्य था, वहीं का यह बाबर जो था वहीं का राजा हुआ करता था। इनके पिता राजा हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों उमर शेख मिर्जा। ये दोस्तों चगताई तुर्क हुआ करते थे और इनकी जो माता थी वो कुतुबुल निगार थी जो मंगोल वंश से संबंधित थी। ओके दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में यहां से ये प्रश्न बना है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों इनके पिता का नाम हमने पहले ही बता दिया, उमर शेख मिर्जा। और दोस्तों इनका जो वंश था वो मुगलिया यानी दोस्तों तैमूर वंशी थे, ये तैमूर वंशी थे। और दोस्तों आगे देखते हैं समकालीन शासक, इनके समय में कौन कौन से समकालीन शासक हुए। तो दोस्तों कृष्णदेव राय, ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। नुसरत शाह, ये दोस्तों बंगाल के हुआ करते थे। और दोस्तों इनकी जो युद्ध की शिक्षा थी, युद्ध शिक्षा दोस्तों उज़्बेकों से इन्होंने तुगलमा व्यूह प्रणाली सीखी थी और ईरानियों से दोस्तों बंदूक चलाना सीखा था, ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। और दोस्तों तुर्कों से इसने घुड़सवारी सीखी थी और मंगोल व अफगानों से व्यूह रचना। दोस्तों इसकी सफलता का मुख्य वजह यही था, यही युद्ध प्रणाली यानी तुगलमा पद्धति और बंदूक घुड़सवारी और व्यूह रचना। इन्हीं की वजह से दोस्तों यह भारत में प्रवेश करता है और यहाँ के जितने भी राजा हुए अगल बगल के दिल्ली को लेकर के जितने भी अगल बगल के राजा हुआ करते थे सभी को इसने परास्त किया और परास्त करके इसने दोस्तों मुगल वंश की नींव रख दी। आगे देखते हैं इसकी मृत्यु। दोस्तों इसकी मृत्यु को लेकर के कुछ विवाद भी है। प्रोफेसर सतीश चंद्र, इनका कहना है दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई वह लाहौर में हुई, लेकिन बाबरनामा के अनुसार दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। लेकिन गुलबदन बेगम यानी दोस्तों हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, और कहते हैं कि इसी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी और हुमायूं नामा में इसने यानी कह सकते तो इसने बाबर के विषय में उस हुमायूं नामा में ये लिखा कि जो बाबर की मृत्यु हुई वह दोस्तों इब्राहिम लोदी के मां के द्वारा जहर देकर हुआ। यानी दोस्तों जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय जो राजा यहाँ के थे वो थे इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी को समाप्त करके इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो इब्राहिम लोदी को मारने के बाद उसकी मां ने बदला लिया और इन्होंने क्या किया, बाबर को जहर के द्वारा मार दिया गया। ये कहना था दोस्तों गुलबदन बेगम का। किसका था दोस्तों? गुलबदन बेगम का, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। ओके, आगे देखते हैं दफन व मकबरा। दोस्तों सबसे पहले इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में इनकी इच्छा अनुसार यानी बाबर की पत्नी की इच्छा के अनुसार इनके अस्थियों को बाद में काबुल के उद्यान में भी दफना दिया गया। ओके, आगे देखते हैं सिक्के। दोस्तों बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख नाम का सिक्का चलाया। ये दोस्तों प्रश्न बना है कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया? तो दोस्तों बाबर ने चलाया। और दोस्तों कंधार में इन्होंने बाबरी नामक सिक्का चलाया। इन्होंने दो तरह के सिक्के चलाए, एक तो काबुल में चलाया जिसे शाहरुख कहा गया, और दूसरा कंधार में चलाया गया जिसे बाबरी कहा गया। और दोस्तों इस सिक्के की एक तरफ दोस्तों कलमा और चारों खलीफाओं के नामों का उल्लेख है। यानी जो सिक्का होता है, सिक्के के एक तरफ कलमा लिखा गया और उसी तरफ चारों खलीफाओं के नामों को भी लिखा गया, जबकि दूसरी तरफ दोस्तों बाबर का नाम लिखा गया और उसकी उपाधियां भी अंकित की गई। जैसे उसे कलंदर की उपाधि दी गई या पालशाह की उपाधि दी गई। ये सभी दोस्तों दूसरे पहलू में लिखा गया। आगे देखते हैं आत्मकथा। इनकी जो आत्मकथा थी दोस्तों वह तुर्की भाषा में थी, क्योंकि ये जो बाबर थे ये कह सकते हैं कि तुर्की की भाषा को बोलते थे, समझते थे। तो उसी भाषा में इन्होंने तुझके बाबरी, इन्होंने अपनी आत्मकथा का जो नाम था इनके तुझके बाबरी यानी बाबरनामा, और बाबर ने इसे वाकियाते बाबरी भी कहा। यानी वाकियाते बाबरी कहिए, चाहे तुझके बाबरी कहिए या बाबरनामा कहिए, तीनों एक ही बातें होंगी जो इनकी आत्मकथा है और तुर्की भाषा में लिखा गया है। आगे चल करके दोस्तों अकबर के शासनकाल में दोस्तों फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया, और जो अनुवाद किए वो पायंदा खान ने किया फारसी भाषा में। उसके बाद दोस्तों 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने इस बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है। आगे है बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। कब बैठा दोस्तों? 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठता है दोस्तों। आगे 1507 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि धारण की, जो कि अब तक किसी तैमूर शासक ने इस उपाधि को धारण नहीं किया था। ओके, आगे देखते हैं बाबर के दोस्तों 4 पुत्र थे। बाबर के जो 4 पुत्र थे उनके नाम, पहला था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा अस्करी, चौथा हिंदार। यानी इनके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसे गुलबदन बेगम कहा गया। दोस्तों इसके पहले हमने ये बता दिया कि गुलबदन बेगम बाबर यानी बाबर उनके दादा थे। तो सॉरी दोस्तों, वो दादा नहीं थे, वो कह सकते हैं पिता थे। आगे देखते हैं बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। ये दोस्तों प्रश्न बन चुका है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो दोस्तों वो कुल 5 बार इन्होंने आक्रमण किया भारत पर। और जो सबसे पहला अभियान था दोस्तों वह 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई के विरुद्ध था। जो ये जो यूसुफ जाई थे, इनका 2 क्षेत्र, एक बाजौर और भेरा, इन दोनों को अपने अंडर में कर लिया। यानी बाबर ने अपने क्षेत्र में मिला लिया बाजौर और भेरा को। अगला है दोस्तों आक्रमण का न्योता इन्हें किसने दिया है। ये भी प्रश्न बन चुका है कि बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने न्योता दिया। तो दोस्तों वो है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ये दोस्तों पंजाब के शासक हुआ करते थे, और दूसरे थे राणा सांगा। राणा सांगा दोस्तों मेवाड़ के शासक थे। ये दोनों बाबर को
आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, दिल्ली को लूटिए और दिल्ली से बहुत सारी धन संपदा को अपने देश लेके जाइए। ओके, आगे देखते हैं। बाबर के दो निशानेबाज थे जो बहुत ही मोस्ट है दोस्तों। ये दो निशानेबाज ऐसे थे जिनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। उनका नाम था दोस्तों उस्ताद अली और मुस्तफा। और पानीपत के युद्ध में दोस्तों ये दोनों भाग लिए थे और इनके ही दम पर, यानी केवल इन्हीं का ही तो नहीं था सहयोग, लगभग सभी का था, लेकिन इनका भी सहयोग उस पानीपत के युद्ध में बहुत ही ज्यादा था। ओके, आगे देखते हैं इनकी उपाधि। बाबर की उपाधि में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कलंदर। कलंदर की उपाधि, इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई इनकी उदारता के लिए। इनकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई दोस्तों। हुआ यूं कि जब इन्होंने युद्ध किया पानीपत का युद्ध करने के बाद जब ये अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां सभी नागरिकों को चांदी के सिक्के वितरित करते हैं। इसी उदारता के लिए वहां के लोगों ने इन्हें कलंदर की उपाधि दी। और दोस्तों अगला खानवा का युद्ध हुआ दोस्तों। खानवा के युद्ध के बाद इन्हें गाजी की उपाधि दे दी गई। खानवा के युद्ध के बाद दोस्तों इन्हें गाजी की उपाधि मिली। यानी ये कह सकते हैं दोस्तों कि बाबर को दो उपाधियां मिली। एक तो कलंदर की उपाधि इनकी उदारता के लिए, दूसरा गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद मिला। और एक उपाधि इन्होंने ये भी धारण की थी दोस्तों बादशाह की, जो किसी भी तैमूर शासक ने नहीं धारण किया था। आगे देखते हैं। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। यह एक शैली है मुबैयान, जो कि बाबर इसमें पारंगत था। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में बना है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, लगभग सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बना है कि बाबर द्वारा कितने युद्ध लड़े गए, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, किस सन में लड़े गए, यहां से प्रश्न बना है। तो देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो युद्ध किया इन्होंने, पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब किया दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध इन्होंने ये युद्ध लड़ा। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। वजह ये थी दोस्तों कि इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया, बंदूकों का प्रयोग किया गया, व्यूह रचना का प्रयोग किया गया। और दोस्तों ये भी था कि इब्राहिम लोदी ये सब कुछ जानता था। इसलिए इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इब्राहिम लोदी ने पहले युद्ध नहीं किया। वो बाबर का इंतजार करता था कि कब बाबर युद्ध करेगा, यानी कब आक्रमण करेगा। उसने अपने सारे चारों तरफ किलों को बंद कर दिया था और वो अंदर पैक हो। लेकिन दोस्तों यह बाबर रात के मध्य रात्रि में दोस्तों इस इब्राहिम लोदी के किले पर आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण कर देता है दोस्तों तोपों से सारे किलों को नष्ट कर देते हैं, तब जाकर के यह इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और दोस्तों यहां से एक प्रश्न ये भी बना है कि अब तक के दिल्ली के जितने भी राजा हुए हैं, कोई भी युद्ध में मारा नहीं गया था, लेकिन युद्ध स्तर पर मारा जाने वाला यह पहला सुल्तान था। कौन? इब्राहिम लोदी। यह युद्ध के द्वारा मारा गया पहला सुल्तान था। और दोस्तों इस युद्ध में तुगलमा पद्धति और तोपखाने का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया गया था। इसी के वजह से यह बाबर विजयी हुआ। अगर यह तुगलमा पद्धति और तोपखाना बाबर के पास ना हुआ होता तो दोस्तों दिल्ली पर यह विजय कभी भी नहीं पा सकता था, इसी की वजह से। और दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसके जितने भी सैनिक थे, चाहे वो पैदल सैनिक रहे हों या घोड़े और हाथी वाले या निशानेबाज या तोपखानची, सभी निपुण थे अपने अपने कार्यों में। और जो कि इब्राहिम लोदी के जितने भी सैनिक थे वो निपुण नहीं थे। निपुण थे भी तो इब्राहिम लोदी के द्वारा उन्हें रोक दिया गया कि आप लोग इंतजार करिए। ओके, तो पानीपत का युद्ध एक महान युद्ध हुआ दोस्तों। मुगल वंश की नींव रखने में इस युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। यानी पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली पर संपूर्ण अधिकार हो जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा युद्ध दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध दोस्तों 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। यह दोस्तों राणा सांगा के विरुद्ध हुआ। राणा सांगा दोस्तों जो मेवाड़ का शासक हुआ करता था, और उसने दौलत खान लोदी के साथ मिल करके बाबर को
न्योता दिया कि आप आइए दिल्ली पर आक्रमण करिए, लेकिन बाबर ने उसको भी नहीं छोड़ा, राणा सांगा को भी नहीं छोड़ा। इसने खानवा के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा को मार देता है, जो मेवाड़ का शासक था। यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया। यह बाबर का दूसरा युद्ध था। अगला देखते हैं दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया। यह दोस्तों मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ है। किसके खिलाफ हुआ दोस्तों? मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ। मेदिनी राय जो दोस्तों इसकी यानी मेदिनी राय को हराने के बाद इसकी 2 पुत्रियां थी। उन 2 पुत्रियों को बाबर ने क्या किया? कैद कर लिया। कैद करने के बाद दोस्तों उसे एक लड़की को हुमायूं को दे दिया और एक लड़की को कामरान को दे दिया, यानी 2 लड़की 2 बेटों में बांट दिया कि आप लोग ले जाइए। यहां पे लिखे भी हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध दोस्तों 5 अप्रैल 1529, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने 1929 लिख दिया है, डोंट माइंड, 1529 ईस्वी को दोस्तों अफगानों से हुआ, अफगानों को विरुद्ध हुआ। सबसे पहली बार दोस्तों इस युद्ध में जल और थल दोनों जगह युद्ध हुआ, यानी जल में भी युद्ध हुआ और थल में भी युद्ध हुआ। यह बाबर द्वारा लड़ा गया चौथा युद्ध था दोस्तों। यानी बाबर ने इस जगह भारत में तो 5 बार आक्रमण किया, लेकिन में जो युद्ध लड़ा वह 4 बार लड़ा और सारे युद्धों में बाबर ने हराया। यानी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया और घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। और दोस्तों याद करने का एक फार्मूला भी है, अगर हम लोग काट दें यहां से, पान खा चल घर, क्या दोस्तों? पान खा चल घर दोस्तों। 5 से हो गया पानीपत, और खा से हो गया खानवा, और 6 से हो गया चंदेरी, और घा से हो गया घाघरा। यानी दोस्तों 26, 27, 28, 29, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, 4 युद्ध लड़े थे इसने। पहला युद्ध हमने बता दिया था, प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में इसने किया था यूसुफ जाई के विरुद्ध, जो यूसुफ जाई के 2 क्षेत्रों को इसने अपने अधिकार में किया, बादौर और भेरा को। तो कुल मिलाकर के इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया, और दूसरी बार तो यानी पानीपत के युद्ध में तो इसने भारत को हिला ही दिया। ओके, और कुछ है दोस्तों, इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया आगरा में ज्यामिति विधि से, आगरा शहर में ज्यामिति विधि से इसने आराम बाग की स्थापना की। ये दोस्तों बहुत बार प्रश्न बना है, और ये भी प्रश्न बना है कि बाबर का जो मकबरा बना वह दोस्तों आगरा के आराम बाग में, यानी उसको आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार उसके अस्थियों को ले जाकर के काबुल में भी दफनाया गया। ये दोस्तों प्रश्न बना है, दोनों जगह से बना है, यानी आगरा से भी बना है और काबुल से ही बना है। ऐसा प्रश्न बना है कि कौन सा वो दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली का या मुगल वंश का राजा था जिसे 2 स्थानों पर दफनाया गया, एक तो आगरा में, एक तो काबुल में। तो वह दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ओके, आगे देखते हैं, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राजवंश शासक, जिस समय भारत में बाबर ने आक्रमण किया था, उस समय कि जो अगल बगल के राजा हुआ करते थे दोस्तों, तो दिल्ली का राजा दोस्तों इब्राहिम लोदी हुआ करता था, जो प्रथम पानीपत के युद्ध में मारा गया, इब्राहिम लोदी जो था। और दूसरे उस क्षेत्र में, बगल के क्षेत्र में सिंध था, यहाँ का जो राजा था दोस्तों वह शाह बेग अरमून था। और कश्मीर के राजा जो थे वो दोस्तों मोहम्मद शाह थे। ये सभी शासक थे इस बाबर के आक्रमण के समय। और दोस्तों मालवा का जो शासक था वह महमूद शाह सेकंड था। और दोस्तों गुजरात के जो शासक थे दोस्तों वह बहादुर शाह थे। और बंगाल के दोस्तों नुसरत शाह, और मेवाड़ के राणा सांगा, और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय। ये सभी राजा थे बाबर के आक्रमण के समय। और दोस्तों इसी जगह पर दोस्तों हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा भी दिया था। कोई राजा हुआ करते थे, शायद विक्रमादित्य नाम के थे, उन्हीं के घर वालों से उसने प्राप्त किया था और बाबर को दिया था। धीरे धीरे मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर,
सॉरी दोस्तों, शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरो को अपने सिंहासन पे, जिसे तख्ते ताउस बोला गया, उसमें जड़वा दिया था। ओके, आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो हमारा आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो या ना आया हो, लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमको मोटिवेट भी करिए कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।